चलिए हम क्लाइमेट के पार्ट 2 पर हैं। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, उसका क्या प्रभाव है, ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ऊपर हाइट पर एल्टीट्यूड पर जाने पर टेम्परेचर्स कम क्यों होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दैट इज़ मेंशन्ड हियर प्रीवियस पार्ट। इस पार्ट में हम ग्लोबल विंड्स पे बात करेंगे। ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप भारत में मानसून के आने का कारण और मानसून को प्रभावित करने के कारण समझ पाएँ। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद ग्लोबल विंड्स। आज भारत स्पेसिफिक बात नहीं होगी, आज कंसेप्ट पे बात होगी ग्लोबल विंड्स पर। ग्रेजुअली अगले लेक्चर में हम भारत स्पेसिफिक बात करेंगे। कुछ डायग्राम है इतना भयानक सा, ड्रैकुला से खतरनाक, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे एक एंजल जैसा बना देंगे। ड्रैकुला से एंजल का सफ़र 30 मिनट में हम तय कर लेंगे। देखते हैं। ये इक्वेटर का इलाका है, इक्वेटोरियल रीजन, 0 डिग्री। इलाका औसत तौर पर गर्म होता है। औसत तौर पर मतलब कि अगर आप साल भर का टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे, जून का, जुलाई का, अगस्त का, जनवरी फरवरी का, तो भारत क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म इलाका जो आपको मिलेगा वो इक्वेटोरियल बेल्ट मिलेगा। तो ये 30 डिग्री इतना गर्म नहीं होता क्या? नहीं। दिसंबर में सूरज यहाँ पर कहीं पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँचते पहुँचते सूरज की किरणें बहुत स्लांट एंगल से पहुँचती, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है दिसंबर में। लेकिन इक्वेटर तो इतना ठंडा नहीं होता, तो इक्वेटर साल के किसी मौके पर इतना ठंडा नहीं होता। इस कारण से औसत टेम्परेचर इक्वेटर का साल भर का सबसे ज़्यादा होता है, इवन व्हेन कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर ये दुनिया का गर्मतम इलाका है, अगर मैं ऐसा बोल सकूँ तो, इफ़ इट इज़ ऑन एन एवरेज द वार्मेस्ट रीजन, जनरली व्हाट विल हैपन कि इस सरफेस पे गर्मी के कारण जो हवाएं सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी वो भी गर्म हो जाएंगी। गर्म होती हवाएं ऊपर उठने लगेंगी। वही मैंने यहाँ डॉटेड ग्रीन एरोज से बनाया है कि इक्वेटर पे हवाएं गर्म हो गई और ऊपर उठी हैं। डॉटेड लाइंस जब भी मैं नोटेशन इस्तेमाल करूँगा, इसका मतलब होगा वर्टिकली हवा ऊपर उठ रही है। इसको थोड़ा इमेजिन भी करिएगा। ये इक्वेटर है, हवा गर्म हो गई तो ऐसे ऊपर उठ रही है, तो कंसिडर इट कि बोर्ड के बाहर निकल रही है। पर बोर्ड के बाहर तो मैं बना नहीं सकता ना, तो उसको मैंने ऐसे साइड में डॉटेड बनाया है। हवा ऊपर उठ रही है। ऊपर कब तक उठेगी? अनंत काल तक स्वर्ग चली जाएगी क्या? नहीं, हवा ऊपर उठती जाएगी और एक वक्त आएगा जब वो ट्रोपोपॉज पर पहुंच जाएगी। ट्रोपोपॉज से और ऊपर जाने पर उसको गर्म इलाका मिलेगा। एक ठंडी हवा गर्म इलाके को पार नहीं कर सकती डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। तो हवा का गुब्बारा तभी तक ऊपर उठेगा जब तक आसपास की हवा के कंपैरिजन में ये हवा के गुब्बारे की हवा गर्म है। जैसे ही आसपास की हवा ज़्यादा गर्म हो जाएगी और हवा के गुब्बारे की हवा ठंडी हो जाएगी, वो गुब्बारा नीचे आने लग जाएगा। ऐसा ही कुछ आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि हवा ऊपर उठेगी ट्रोपोस्फियर तक, ट्रोपोस्फियर पार करेगी, ट्रोपोपॉज पे पहुँचेगी। ट्रोपोपॉज पे जैसे ही जाएगी उसको क्या है, स्ट्रेटोस्फियर आ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं तो ठंडा हूँ, मेरी डेंसिटी ज़्यादा है, और वो नीचे की तरफ बैठने लगेगी। कुछ इस प्रकार ट्रोपोस्फियर से होती हुई हवा ट्रोपोपॉज तक पहुंची। ट्रोपोपॉज पे उसने देखा कि अगला स्टेशन स्ट्रेटोस्फियर है जो कि गर्म है, ठंडी हवा गर्म इलाके को पार नहीं कर सकती, तो यहाँ से हवा नीचे बैठने लगी। कहाँ बैठी? 30 डिग्री के आसपास हवा नीचे की तरफ बैठती है। ऐसा क्या सबूत है कि 30 डिग्री के आसपास हवा नीचे बैठ जाती है? इमेजिन करिए ऐसा, 0 डिग्री से उठी हवा ठंडी हुई और 30 डिग्री लैटिट्यूड पर दुनिया में बैठती है। 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ पर दुनिया में बैठती है। क्या सबूत है? हम कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हवा बैठती है? तो बात ऐसी है कि 30 डिग्री का जो बेल्ट है दुनिया में, आप उस बेल्ट के अलोंग कई सारे डेजर्ट्स पाएंगे। लेट मी गिव अ क्विक एग्जांपल हियर। तो सहारा वाला रीजन, इधर अरेबिया आ जाएगा, इधर थार आ जाएगा भारत का, और थोड़ा इधर जाएंगे तो कैलिफोर्निया आ जाएगा,
आप सब देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री 23 डिग्री के आसपास 30 डिग्री के आसपास जो इलाके हैं ये रेगिस्तान है। ऐसा ही आप सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर चिले पेरू आ जाएगा, अटकामा आ जाएगा। इधर जाएंगे तो 30 डिग्री में कुछ ज़्यादा ही नीचे बना दिया है, पर ठीक है, आप उससे समझ गए होंगे कि 30 डिग्री साउथ की मैं बात कर रहा हूँ। इधर आपको अफ्रीका के इलाके मिल जाएंगे और 30 डिग्री साउथ पे आप जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का इलाका मिल जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो डेजर्ट है। तो नदर्न साइड के 30 डिग्री, सदर्न साइड के 30 डिग्री डेजर्ट है। फाइन, डेजर्ट है तो उससे ये बात कैसे प्रूव होती है कि यहाँ पर हवाएं बैठ रही हैं। 0 डिग्री से उठी हवा 30 डिग्री पर बैठ रही, ये कैसे प्रूव होता है? ये बात तो हमने ऑब्जर्व करी एम्पेरिकली कि इधर कैलिफोर्निया आ जाएगा, इधर सहारा, अरेबिया, थार, ये सब आ गए, इधर अटकामा आ गया, इधर अफ्रीका वाले इलाके आ गए, साउथ अफ्रीका वाले नामीब आ गया, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ गया, सब रेगिस्तान है। लेकिन हवा का बैठना और रेगिस्तान क्या कोई रिलेशनशिप है? हाँ, बैठती हुई हवा, वर्टिकली बैठती हुई हवा बरसात कराने में बहुत बड़ी बाधा है। बैठती हुई हवा एरिड कंडीशंस क्रिएट करती है, सूखी कंडीशंस क्रिएट करती है। क्यों? बहुत ऑब्वियस है और आसान है समझना। जब हवा में नमी होती है और वो ऊपर उठती है तो वो नमी, वो भाप जो हवा के अंदर है वो गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जा रही है, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर्स कम होते हैं। ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर्स कम होते हैं, हमें पता है। इंदौर में गर्मी लगेगी, पंचमढ़ी में ठंडी लगेगी, एवरेस्ट पे जम जाएंगे, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर्स कम होते हैं। तो ये जब नमी लेकर ऊपर जाती है हवा तो इसकी भाप पानी की बूंद में बदल जाती है, क्योंकि ठंडा इलाका है ना, ठंडे इलाके में भाप वाटर ड्रॉपलेट में बदलेगा और बरस जाती है, यही बरसात है। लेकिन अगर हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो फिर वो एक ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आ रही है। ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आने पर बहुत कम संभावना है, न के बराबर संभावना है कि उसके अंदर मौजूद भाप पानी की बूंद में बदलेगी, क्योंकि भाप को पानी की बूंद में बदलने के लिए गर्म इलाके में नहीं जाना है, ठंडे इलाके में जाना है। लेकिन ऊपर से नीचे तो गर्म इलाके में आ रही है तो भाप भाप ही रहेगी और बरसात नहीं होगी। तो बैठती हवा बरसात कराने में सहायक नहीं है, जो कि रेगिस्तान बनाने में सहायक है। तो जब हवा ऐसे ऊपर उठी और 30 डिग्री पर बैठी तो 30 डिग्री का जो बेल्ट है वो हमारा डेजर्ट रीजन बन जाएगा। आगे आते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कह रहे हैं हम इसमें, और मैंने वही बताया है ये ग्रीन डॉटेड लाइन से कि हवा यहाँ पर बैठ रही है। ये कहाँ से पलट गई है? ये ट्रोपोपॉज से पलट गई है। तो ये वाला रीजन लगभग हमारा ट्रोपोपॉज का है। आगे देखते हैं और थोड़ा इमेजिन करते हैं। हवा यहाँ से उठी और यहाँ पर बैठी है, फिर यहाँ बैठी है। बैठती हुई हवा हाई प्रेशर बना देगी। अब हाई प्रेशर क्या, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे अगर एक पाइप से पानी की धारा आ रही है और मैंने पाइप को ऐसे उल्टा कर दिया, मेरे हाथ पे जब पाइप हिट करेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, मतलब मेरे हाथ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब उसको पाइप से आ रहे पानी को भूल जाइए और समझिए हवा आ रही है ज़ोर ज़ोर से, ऐसे कर दिया मैंने, तो हवा यहाँ पर बैठ रही है। बैठती हवा फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाती है, इसलिए हाई प्रेशर बनाती है। तो 30 डिग्री पर हवाएं बैठ रही है, आपने देखा यहाँ से उठी है इक्वेटर से और यहाँ बैठी है, इक्वेटर से उठी है और 30 डिग्री साउथ पर बैठी है। बैठती हवा हाई प्रेशर बना रही है, इसलिए 30 डिग्री इज़ अ बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर। मैंने यहाँ पर लिखा है हाई प्रेशर। अब जब ऐसे पानी जा रहा था तो चारों तरफ में दौड़ेगा बाहर की तरफ। हाई प्रेशर जहाँ भी बनता है उससे बाहर की तरफ हवाएं दौड़ा भागी करेंगी, समथिंग लाइक दिस, कि अगर यहाँ पर ऐसे जाकर हवा बैठी है तो बाहर भागेंगी वो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। किस तरफ भागेंगी? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो यहाँ पर अगर हाई प्रेशर बना है, हवा बैठी है, तो इस प्रकार बाहर की तरफ भागती हुई मैंने बनाई है येलो कलर की डॉटेड लाइन और ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन। एक 60 डिग्री की तरफ भाग रही है, एक 30 डिग्री की तरफ भाग रही है, 0 डिग्री की तरफ भाग रही है। हवा बैठी, हाई प्रेशर बना, बाहर की तरफ भागी 60 डिग्री और
30 डिग्री की तरफ, 0 डिग्री की तरफ, फ्रॉम 30 डिग्री। एक और कंसेप्ट आ रहा है इसमें। तो फिर ऐसे हवा चलना तो चाह रही थी, लेकिन एक और कंसेप्ट आ गया कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। जब पृथ्वी ही अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो उसके सरफेस पर चल रही हवा सीधी ना चलती हुई पृथ्वी के रोटेशन के साथ हवा भी घूम जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है कि हवा चलना तो ऐसा चाह रही थी डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन चूंकि पृथ्वी ही घूम गई तो हवा जब यहाँ से निकली उसको उम्मीद थी कि इस पॉइंट पर पहुंचूंगी, लेकिन पृथ्वी के रोटेशन के कारण हवा यहाँ से जो निकली वो यहाँ पहुंच गई। ये हमें फेरल ने बताया है, हम सिर्फ फेरल का डेरिवेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें फेरल ने बताया है फेरल्स लॉ के तहत कि जब हवाएं नदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो वो अपने चलने की दिशा के राइट में रोटेट टिल्ट हो जाती हैं, और जब हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो अपने चलने की दिशा के लेफ्ट में टिल्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ के घूमने के कारण जो हवाओं का टिल्ट है, ये जिस फोर्स को एट्रीब्यूट करा गया है वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कोई बेसिक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। कोरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स है। एपरेंट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो सिर्फ प्रतीत हो रहा है, असल में वो कोई मूल नहीं है। मूल तो ग्रेविटेशन है, या फिर से ग्रेविटेशन से एसोसिएटेड सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल है, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन किस रूप में लग रहा है? ग्रेविटेशन का, फ्रिक्शन का, सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीफ्यूगल का, इन सब का कॉम्बिनेशन का नतीजा ये हो रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही हवाएं अपने चलने की दिशा के राइट में, नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही हवाएं अपने चलने की दिशा के राइट में, सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही हवाएं अपने चलने की दिशा के लेफ्ट में टिल्ट हो जा रही हैं। ये इन सभी फोर्सेस का नेट है। तो इन सभी फोर्सेस का नेट में कैसे दर्शा सकता हूँ? मैं एक एपरेंट फोर्स से दर्शा सकता हूँ, उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये सिर्फ एपरेंट है, ये प्रतीत होता है, असल में ऐसा कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। हवाओं का टिल्ट होना, जस्ट अ मिनट, हवाओं का टिल्ट होना सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस के नेट इफेक्ट के कारण हो रहा है। ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शन एक्सेट्रा, उस नेट इफेक्ट को ही हमने नाम दिया है कोरियोलिस। तो मैं कह सकता हूँ कोरियोलिस फोर्स के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने चलने की दिशा के राइट में, ये भी नदर्न हेमिस्फीयर ही है, हवा भले ही साउथ की तरफ जा रही है पर चल तो नदर्न हेमिस्फीयर में रही है ना, तो नदर्न हेमिस्फीयर में चलती हवा अपने चलने की दिशा के राइट में टिल्ट होगी। ये हमें, इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं कोरियोलिस लॉ, और ये हमें फेरल ने दिया है। तो इसलिए जो डॉटेड ग्रीन लाइन इक्वेटर की तरफ आना चाह रही थी वो अपने राइट में टिल्ट हो गई है। जो डॉटेड लाइन इस 60 डिग्री पर जाना चाह रही थी वो अपने राइट में टिल्ट हो गई। इसलिए हमने ऐसी सॉलिड येलो और सॉलिड ग्रीन लाइंस बनाई हैं। फाइन, आगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक चक्र सा बन गया है, साइकिल बन गई है या सेल बन गया है। कैसे? 0 डिग्री पे हवा का गर्म होकर ऊपर उठना, ऊपर उठकर ठंडा हो जाना ट्रोपोपॉज तक, और फिर नीचे 30 डिग्री पर बैठना, हाई प्रेशर बनना, हवा का ऐसे बाहर की तरफ भाग जाना, एक हिस्सा इक्वेटर की तरफ आना, लेकिन इक्वेटर की तरफ आने की प्रक्रिया में फिर गर्म इलाके में पहुंच जाना, हवा फिर गर्म हो जाना और ऊपर उठ जाना, फिर ऊपर उठ के ठंडा होकर नीचे बैठना। इसी चीज़ को हमने एक इस डायग्राम में भी दर्शाया है। एक बार यहाँ पर देखिए आप, इस डायग्राम में हवा गर्म हो गई तो ऊपर उठी है ग्रीन डॉटेड लाइन, लेकिन ऊपर ट्रोपोपॉज आ गया, ट्रोपोपॉज के ऊपर गर्म इलाका था तो हवा यहां से पलट गई। ये पलटी हुई हवा 30 डिग्री पर बैठ रही है, हाई प्रेशर बन रहा है तो बाहर की तरफ भागी, 0 की तरफ भागी और 60 की तरफ, अभी 0 की बात कर रहे हैं, जो 0 की तरफ भागी वो 30 डिग्री कंपैरेटिवली ठंडे इलाके से कंपैरेटिवली गर्म इलाके में चली गई। तो हवा गर्म इलाके में जाएगी तो गर्म होगी और ऊपर उठेगी, गर्म चीज़ ऊपर उठती है, ऊपर उठ गई, फिर ठंडी हो गई, फिर बैठ गई। तो एक पूरा सेल बन गया है यहाँ पर। इसी सेल को हम कहते हैं हेडले सेल, दिख रहा है यहाँ पर। आगे आते हैं।
सदर्न हेमिस्फीयर में भी हेडलेस सेल बनेगा। अब हवा यहाँ बैठी थी 30 डिग्री पर, 0 डिग्री से उठी 30 डिग्री पर बैठी, हाई प्रेशर बना, एक 0 डिग्री की तरफ भागी, तो क्या हुआ आपने देख लिया। अब हम उसको एक 60 डिग्री की तरफ ले जाते हैं। जब 60 डिग्री की तरफ हवा भाग रही है, हाई प्रेशर यहाँ पर, हाई प्रेशर के कारण, तो फिर ये सीधी नहीं चल पा रही है। क्यों? कोरियोलिस लग रहा है, उसको बोल रहा है राइट में मूव हो जा, तो ये राइट में ऐसे पहुंच रही है 60 डिग्री पर। फाइन, 60 डिग्री पर पहुंचकर क्या हो रहा है देखते हैं, झगड़ा हो रहा है, समझते हैं। 90 डिग्री पर आते हैं। 90 डिग्री बहुत ठंडा इलाका है, ठंडक में हवा बैठेगी, गर्मी में हवा ऊपर उठेगी। तो जब हवा बैठती है तो बैठती हुई हवा हाई प्रेशर बनाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, हवा बैठेगी तो पानी बैठेगा। तो ये जो हाई प्रेशर बना है इसके कारण हवाएं बाहर की तरफ भाग रही हैं। अब उधर तो भाग नहीं सकती ना, वो तो एटमॉस्फेयर आ गया है, तो इधर भाग रही हैं। इधर से जब इस तरफ आने की प्रयास करती हैं तो फिर कोरियोलिस काम करता है और हवा के चलने की दिशा के राइट में उसे मोड़ देता है। हवा ऐसे चल रही तो इसका राइट इस तरफ है। ये हवाएं ब्लू वाली कुछ ऐसे सॉलिड लाइंस जो बताई गई हैं 60 डिग्री पर पहुंचेंगी। 90 डिग्री से आ रही नीले कलर की हवाएं एकदम ठंडी, 30 डिग्री से आ रही पीले कलर की हवाएं एकदम गर्म या कंपैरेटिवली गर्म। दोनों टकरा गए, एक गर्म हवा टकरा गई और एक ठंडी हवा। गर्म हवा पीली वाली, ठंडी हवा नीली वाली। जब दोनों हवा टकराएंगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, गर्म हवा की डेंसिटी कम है, ठंडी हवा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों टकरा गए, इसका नतीजा ये होगा कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लगेगी, क्योंकि ठंडी हवा तो भारी है ना, ज़्यादा डेंस है ना, तो गर्म हवा ठंडी हवा के सहारे ऊपर उठने लगेगी। वही मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि जब येलो वाली गर्म हवा और ब्लू वाली ठंडी हवा टकराई तो येलो वाली हवा ऊपर उठ गई है अपर एटमॉस्फेयर में, ऐसे ऊपर उठी है और फिर ठंडी होगी ट्रोपोपॉज पर जाकर और नीचे बैठेगी। कहाँ बैठेगी? एक 30 पर बैठेगी, एक 90 पर बैठेगी। 30 ऑलरेडी हाई प्रेशर का इलाका था, क्योंकि 0 डिग्री वाली हवाएं भी यहाँ बैठी थी, 60 डिग्री वाली भी अब बैठ रही हैं। बैठती हवा हाई प्रेशर बनाती है, तो 30 डिग्री का हाई प्रेशर और मजबूत हो गया। ऐसे ही 60 डिग्री से उठी हवा एक तरफ तो 30 डिग्री पर बैठ गई, एक तरफ वो 90 डिग्री पर बैठेगी। 90 डिग्री ठंडा होने के कारण हाई प्रेशर था, लेकिन हवा भी आकर बैठ गई, तो हवा की बैठक के कारण भी और ठंडा होने के कारण भी 90 डिग्री एक हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। तो पोलर हाई, सब पोलर लो, ये कैसे लो बना 60 डिग्री, इसे भी देखते हैं। 60 डिग्री पर 2 यूनिट हवा आदर्श तौर पर होनी चाहिए थी। क्यों 2 यूनिट हवा? एक गर्म हवा पीली वाली और ठंडी हवा नीली वाली। लेकिन हो क्या रहा है कि ठंडी हवा से टकराकर गर्म हवा तो ऊपर ऊपर उठ रही है, मतलब जो 2 यूनिट हवा होनी थी वो 1 ही यूनिट रह गई, क्योंकि ठंडी हवा बैठी है, गर्म तो ऊपर उठ के चली गई। मतलब प्रेशर जो नॉर्मल परिस्थितियों में होना चाहिए था उससे कम है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर कंडीशन। तो जो 60 डिग्री का बेल्ट है वो एक लो प्रेशर का बेल्ट है, इसीलिए मैंने इसको सब पोलार लो लिखा है, इसको पोलार हाई। अब ये सब पोलार वर्ड क्या है मैं समझा दूंगा अभी। ऐसे ही ये सब ट्रॉपिकल हाई है, क्योंकि 30 डिग्री पर हवाएं बैठ रही हैं, बैठती हवा हाई प्रेशर बनाती है। 0 डिग्री से हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती हवा दबाव कम लगाएगी, नीचे क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो 0 डिग्री इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। जो इक्वेटर और पोलर एरिया में हमें प्रेशर कंडीशन मिल रही हैं ये टेम्परेचर के कारण मिल रही हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये थर्मल है। थर्मल रीजंस के कारण प्रेशर लो है और थर्मल रीजंस अत्यधिक ठंडक के कारण प्रेशर हाई है। लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री पर प्रेशर जो लो और हाई बना है वो टेम्परेचर के कारण नहीं बना है, वो हवाओं के मूवमेंट के कारण बना है। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं कि ये डायनेमिक कारणों से हाई प्रेशर है और ये डायनेमिक कारणों से लो प्रेशर है। क्यों डायनेमिक? क्यों? क्योंकि हवा के उठने से 60 डिग्री पर
लो प्रेशर बना है। डायनेमिक क्यों 30 डिग्री? क्योंकि हवा के बैठने से हाई प्रेशर बना है। हाई प्रेशर तो ठंडी जगह पर बनता है, 30 डिग्री तो इतना ठंडा नहीं है, फिर भी हाई प्रेशर बना है। क्यों? क्योंकि हवा बैठ रही है। 90 डिग्री बहुत ठंडा है और हवा बैठ रही है, दोनों फैक्टर मिल गए, तो 90 डिग्री तो हाई होना ही चाहिए, पर वो थर्मल कारणों से, अत्यधिक ठंडक के कारण प्राइमरीली हाई प्रेशर है। तो आई होप आपको ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ये क्यों बने हैं दुनिया के इलाकों में, ये भी समझ आया होगा। एक और बात करते हैं, ये वर्ड जो मैंने इस्तेमाल करा है, सब पोलार, सब ट्रॉपिकल, ये क्या होता है? इंस्पेक्टर पता ही है, इंस्पेक्टर से थोड़ा कम सब इंस्पेक्टर, स्टैंडर्ड से थोड़ा कम सब स्टैंडर्ड, तो ऐसे ही पोलर से थोड़ा कम सब पोलर। पोलर 90 है, ये 60 है ना, तो सब पोलर। ट्रॉपिकल इलाका 23.5 डिग्री रहता है, 23.5 डिग्री से थोड़ा कम जगह पर, 30 डिग्री के आसपास, तो क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल। आई होप आपको ये सारे लैटिट्यूड के नाम, हाई प्रेशर क्यों हैं ये समझ आया होगा, लो प्रेशर क्यों है ये समझ आया होगा। एक और बात करते हैं, हवाओं को नाम उनके ओरिजिन की दिशा के आधार पे दिया जाता है। जैसे ये ग्रीन वाली हवा साउथ ईस्ट से आती नजर आ रही है, तो इस हवा को हम कहेंगे कि ये साउथ ईस्टर्ली हवा है। ऐसे ये हवा नॉर्थ ईस्ट से आती नजर आ रही है, तो इस हवा को हम कहेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्ली हवा है। या फिर जैसे हम कहते हैं ना ये रोहित शर्मा है, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं ये शर्मा है, ठीक, ऐसे ही इसको भी कह सकते हैं। इन हवाओं को, दोनों हवाओं को हम बोल सकते हैं दोनों शर्मा है, सॉरी मतलब दोनों ईस्टर्लीज हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती नजर आ रही हैं। ऐसे येलो वाली हवा का भी नामकरण बहुत आसान है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आ रही है, हवा के नाम उसके ओरिजिन की दिशा पे होते हैं, तो इन्हें हम साउथ वेस्टर्ली कह लें, या फिर इसे सिर्फ शर्मा कह लें, मतलब इन्हें वेस्टर्ली कह लें। ब्लू वाली हवा का भी नाम आसान है, ये कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से आती नजर आ रही हैं, तो इन्हें नॉर्थ ईस्टर्ली कह लीजिए या प्लेन ईस्टर्ली कह लीजिए। लेकिन अब ईस्टर्ली दो हो गई, एक पोलर इलाके में, एक ट्रॉपिकल इलाके में, तो दोनों का अंतर आप उनके क्लाइमेट के आधार पे कर दीजिए। ऊपर वाली नीली हवा को कह लीजिए पोलर ईस्टर्ली, और ट्रॉपिकल इलाके वाली, कहाँ गया ये, ट्रॉपिकल इलाके वाली नॉर्थ ईस्टर्ली को कह लीजिए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली हो गई हरी वाली, और नीली वाली हो गई पोलर ईस्टर्ली। तो ऐसे कुछ हमने नाम दिए हैं हवाओं को। अब पूरी पृथ्वी पर चक्र पूरे हो रहे हैं। कैसे चक्र पूरे हो रहे हैं? इक्वेटर से हवा का उठना, 30 डिग्री पर बैठना, भागकर इक्वेटर पे आना, फिर गर्म होकर ऊपर उठना। देख रहे हैं आप पृथ्वी के सरफेस पर चारों तरफ सेल बन गया है, एक चक्र पूरा हो रखा है। उसी चक्र को हम कहते हैं हेडले सेल। लेट मी शो यू, कंसिडर दिस थिंग। इक्वेटर लगभग ये वाला इलाका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अब इक्वेटर से हवा का ऊपर उठना गर्म होकर और 30 डिग्री पर बैठना, फिर हाई प्रेशर बन के वापस इक्वेटर की तरफ आना, कुछ ऐसे। तो एक चक्र बन गया, इक्वेटर की तरफ आए लेकिन अरे बाप रे गर्म हो गए तो ऊपर उठो, फिर ट्रोपोपॉज पे पहुंच गए, ठंडे हो गए तो फिर नीचे बैठो। तो एक पूरा चक्र बन गया है। कहाँ पर है? पूरे ग्लोब पे चारों तरफ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे। तो ये जो पूरी पट्टी बनी हुई है एक सेल की, इक्वेटर के चारों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, इसी पट्टी को हम क्या कह रहे हैं? हेडलेस सेल। आई होप ये समझ आया आपको। तो ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ पीछे से लेकर आगे तक हेडलेस सेल बना रचा बसा है। ऐसे ही फेरल सेल है। कैसे होगा? गर्म हवा येलो वाली टकराकर ठंडी हवा से ऊपर उठती है, ट्रोपोपॉज तक जाती है, नीचे बैठती है, लेकिन नीचे हाई प्रेशर बनता है। तो एक 0 डिग्री की तरफ जो हवा जा रही है वो तो हमने देख ली, एक हवा 60 डिग्री की तरफ जा रही है, लेकिन ये फिर ठंडी हवा से टकरा के ऊपर उठ रही, बैठ रही है।
मतलब यहाँ पर भी तो एक सेल बन गया 30 से 60 में। इस सेल को हम कहते हैं फेरल सेल, ऐसा समझिएगा आप उसे कि 30 से 60 पे। तो 60 से हवा उठी, 30 पर बैठी, फिर भाग गई 60 की तरफ, फिर 60 से हवा उठी, 30 पर बैठी, फिर भाग गई 60 की तरफ। तो पृथ्वी के चारों तरफ एक सेल बना हुआ है, उसी को हम कहते हैं, ऐसे यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक जाएगा ऊपर 30 से 60 के बीच में, इसी को हम कह रहे हैं फेरल सेल। आगे आते हैं। हवा जो ऊपर उठी थी एक 30 पर बैठी, ठंडी होकर एक 90 पर बैठी, 90 पर वापस बैठकर 60 की तरफ भाग रही है, हाई प्रेशर बन रहा है तो बाहर की तरफ भागेगी। फिर ऊपर उठ रही है हवा पीली वाली, फिर ये यहाँ बैठ रही है। तो एक चक्र आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। इसी सेल को हम कहते हैं पोलर सेल। तो पृथ्वी पर पोलर दो हैं, फेरल दो हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोलर, दिस इज पोलर, दिस इज फेरल, दिस इज फेरल, दिस इज हेडले, दिस इज हेडले। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर कुल मिला के मतलब कंसेप्चुअली 3 सेल हैं, पोलर, हेडले और फेरल। जो मैंने चीज़ यहाँ पे बताई, इसी को मैं एक अलग व्यू में दर्शाना चाह रहा हूँ ताकि और बेहतर समझ आए। देख लेते हैं, सब चीज़ रिपीट हो रही हैं एक दो वर्ड्स को छोड़कर। इक्वेटर पे हवा का गर्म हो जाना, गर्म होती हवा का ऊपर उठ जाना, ऊपर उठती हवा का ट्रोपोपॉज पर जाकर ठंडा होना और 30 डिग्री पर बैठना। जहाँ पर हवा बैठ रही है दोनों 30 डिग्री पर हाई प्रेशर बन रहा है। इस हाई प्रेशर के कारण हवाएं बाहर की तरफ भाग रही हैं। जब ज़ीरो की तरफ भाग रही हैं तो वापस गर्म हो जा रही हैं, ऊपर उठ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हवाएं 0 डिग्री पर गुत्थम गुत्था नहीं हो रही हैं, उससे पहले ही ऊपर उठ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हो जा रही हैं 0 तक पहुँचते पहुँचते। तो इस कारण से आप अगर 0 डिग्री पर एक नाव लेकर चले गए, ऐसे सेलिंग वाली, आप फंस जाएंगे। क्यों? आप बोलेंगे यार हवा ही नहीं चल रही, न नाव आगे जा रही है न पीछे जा रही है। ऐसी स्थिति जब आप न आगे जाएं न पीछे जाएं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डोल्ड्रम की स्थिति। ये स्थिति दर्शा रही है कि ये नाव डोल्ड्रम में फंसी हुई है। तो इसीलिए इक्वेटोरियल जो इलाके होते हैं उन्हें कई बार डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, कि जहां आप फंस जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हवा का नहीं है। हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना होना, वर्टिकल मूवमेंट हमें फील नहीं होता है। हम हवा ऊपर उठ रही है तो आपको कुछ फील नहीं होगा। हवा जब हॉरिजॉन्टली आप तक पहुंचती है तभी आपको फील होता है। तो हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना होना बहुत काम शांत कंडीशंस बनाता है। तो डोल्ड्रम्स और काम कंडीशंस हमें इक्वेटर पे मिलेंगी। दूसरी बात, ग्रीन वाली जो हवाएं आ रही हैं ये ट्रॉपिकल इलाके से आ रही हैं। एक सदर्न ट्रॉपिक से आ रही है, एक नदर्न ट्रॉपिक से आ रही है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये नदर्न ट्रॉपिक से आ रही है, सदर्न ट्रॉपिक से आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रॉपिकल इलाके की हवाएं गुत्थम गुत्था होते होते रुक रही हैं, पर दो ट्रॉपिक से हवाएं पहुंच रही हैं इक्वेटर की तरफ। मतलब इक्वेटर एक कैसा जोन है जहां पर दो ट्रॉपिक से आ रही हवाएं करीब आ रही हैं, कॉन्वर्ज हो रही हैं, इंटरमिक्स नहीं हो रही हैं पर कॉन्वर्ज तो हो रही हैं। तो इक्वेटर वाली जोन को हम क्या बोल सकते हैं? इंटर ट्रॉपिकल। इंटर स्कूल होता था ना, लाल स्कूल पीला स्कूल, कंपटीशन इंटर स्कूल। तो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, जहां दोनों ट्रॉपिक से आ रही हवाएं कॉन्वर्ज कर जाए। ये एक थर्मल लो प्रेशर, गर्मी के कारण हवा ऊपर उठी है, इसलिए एक थर्मल लो प्रेशर का इलाका है। हवा का ऊपर उठना इज नोन एज इंस्टेबिलिटी, हवा का नीचे बैठना इज नोन एज स्टेबिलिटी। तो एक इंस्टेबिलिटी का इलाका है और ये काम कंडीशंस का इलाका है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही नहीं है हवा का। हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज नोन एज बाय वन मोर नेम एडवेक्शन। तो एडवेक्शन का ना होना
इज नोन एज काम कंडीशन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है हवाओं का। काम कंडीशंस एडवेक्शन का ना होना, और हवा का ऊपर उठना इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन तो है, हवा ऊपर उठ रही है, उसी को हम इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। आई होप ये सारी टर्म्स आप, अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि भाई इक्वेटोरियल इलाके में कैसी कंडीशंस है, तो आप भारी भारी भरकम भाषा में बोल पाएंगे डॉल्ड्रम्स रहता है, आईटीसीजेड का इलाका है, इंस्टेबिलिटी होती है कन्वेक्शन के कारण, लेकिन एडवेक्शन ना होने के कारण काम कंडीशंस होती है, और नाव लेकर निकल मत जाना, फंस जाओगे। ठीक, तो ये 0 डिग्री का इलाका। 30 डिग्री पर हवाएं बैठ रही हैं। बैठती हवा हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट कर रही है। हाई प्रेशर कंडीशंस अगेन हवा को बाहर की तरफ मूव कर देंगी। बाहर की तरफ जब हवा निकलती हुई जाएगी, अगेन यू विल फील वेरी मच ऑफ स्टेबल कंडीशंस, क्योंकि हवा एक तो नीचे बैठ रही है। नीचे बैठती हवा इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी, ऊपर उठती हवा इज एसोसिएटेड विद इंस्टेबिलिटी, नीचे बैठती हवा इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप स्टेबल कंडीशंस महसूस करेंगे। ऐसे ही अगर आप ये बीच वाले इलाके में 30 डिग्री के आसपास, तो आपके ऊपर से हवा बैठ रही है नीचे, आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हवा का फील नहीं होगा, तो यू विल फील वेरी काम कंडीशंस। 30 डिग्री इज अगेन अ बेल्ट ऑफ काम कंडीशन। अब 30 डिग्री में अगर नाव लेकर चले गए पानी पर, तो ऊपर से हवा बैठ रही है, नाव आगे पीछे कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो आपकी नाव फिर फंस जाएगी काम कंडीशंस में। ऐसा ही कहानी है, कितनी सत्य है नोबडी नोज, पर कहानी है कि 30 डिग्री के लैटिट्यूड में जब समुंदर में व्यापारी पुराने वक्त में घोड़ों का व्यापार करने निकलते थे, तो 30 डिग्री के लैटिट्यूड में नाव फंस जाती थी, ना आगे बढ़ती थी ना पीछे होती थी। उसका असल कारण यह था कि 30 डिग्री पर हवा बैठती है, इस कारण से कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं दे रही है। तो इन्हें यह लगता था कि ये नाव के ना मूव करने का कारण घोड़ों का भार है, तो घोड़ों को निकाल के बाहर फेंक देते थे, भाई ये भारी हो गई है नाव घोड़ों के कारण। तो इसलिए इस लैटिट्यूड को, 30 डिग्री लैटिट्यूड को, जहाँ नाव फंस जाती थी घोड़ों के अत्यधिक वजन के कारण, ऐसा सोचा गया था। 30 डिग्री लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब हमें पता है घोड़ों का इसमें कोई दोष नहीं था। बैठती हुई हवा स्टेबल और काम कंडीशंस बना रही थी इलाके में। तो अच्छा, एक और चीज़, डेजर्ट। क्या इलाका डेजर्ट है? बिल्कुल, इलाका डेजर्ट होगा। क्यों? क्योंकि बैठती हवा एरिडिटी क्रिएट करती है और ड्राई कंडीशंस क्रिएट करती है। बैठती हवा बरसात देने में सहायक नहीं होती है। आगे आते हैं। एक हेडले पर तो पूरी बात हो गई। हवा का एक ब्रांच जब नीचे बैठेगा तो 60 डिग्री की तरफ भी दौड़ा, गर्म हवा, जो कि 90 डिग्री से आ रही ठंडी हवा से टकराई, तो गर्म हवा ऊपर उड़ गई, ऊपर उठ के ठंडी हुई और फिर वापस से दो इलाकों में बैठ गई, 30 और 90। तो 60 डिग्री पर तो एक यूनिट हवा ऊपर उड़ गई है, मतलब 60 डिग्री एक लो प्रेशर का इलाका है। लेकिन ये लो प्रेशर कोई टेम्परेचर के कारण नहीं बना है, ये हवाओं के मूवमेंट के कारण बना है। ऐसी प्रेशर कंडीशंस जो टेम्परेचर के कारण ना बनकर हवाओं के मूवमेंट के कारण बनी है, ऐसी प्रेशर कंडीशंस को हम कहते हैं डायनेमिक प्रेशर कंडीशंस। तो मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री इज अ बेल्ट ऑफ डायनेमिक लो प्रेशर। हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती हवा इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी बढ़िया बरसात देती है। तो जहाँ भी इंस्टेबिलिटी लिखूंगा मैं, आप बरसात समझ जाइएगा। क्यों? क्योंकि अब नमी अगर मौजूद है हवा में तो वो ऊपर जाकर ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर उठ रही है, और बरसात देगी। ये एक पूरा चक्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे, और 30 डिग्री पे बैठना, ये है हमारा फेरल सेल। आगे आते हैं। आखिरी ये भी एक चक्र दिख रहा है, जो हवा ऊपर उठी थी, ठंडी हुई, 90 डिग्री पर बैठी, हाई प्रेशर बना, 60 डिग्री पर आई, इसी चक्र को हम कहते हैं पोलर। यहाँ पर हवा के बैठने का कारण उसका अत्यधिक ठंडा इलाका होना है, इसलिए ये थर्मल हाई प्रेशर है। अत्यधिक क्या मतलब? अत्यधिक ठंडक के कारण टेम्परेचर अत्यधिक कम होते हैं,
इस कारण से हाई प्रेशर बनता है। तो ये पृथ्वी पर मौजूद सेल्स आपको समझ में आए होंगे। ये सेल्स अगर समझ में आए हैं, ये टर्म समझ में आई है, इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, डॉल्ड्रम, ITCZ, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड्स, जो है हवाओं के मैंने नाम दिए थे। तो इसके बाद हम अब अगला पहलू शुरू करेंगे, भारत में मॉनसून की थ्योरीज, मॉनसून क्या होता है, इन नेक्स्ट लेक्चर।